तो जनन स्वास्थ्य एक ऐसी स्वास्थ्य विधि है जिसमें किसी भी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो बच्चों, मैं इसी चैप्टर को लेकर आया हूं, दीपक कुशवाहा, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनन एवं स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य एक ऐसी मेथड है, विधि है, जिसमें के अंतर्गत किसी भी ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जनन रूप से यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। अब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किस तरीके से, उसका क्या क्राइटेरियास होते हैं, क्या है ना स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो बेटा, जनन स्वास्थ्य जो है हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है WHO, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो जनन स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो जनन स्वास्थ्य होता है यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्थ जो होता है वो क्या होता है। तो यदि हम देखें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार, जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्थिति स्वस्थ होती है। मतलब ये यदि हम देखते हैं कि ये एक तरह से आपको ये डायग्राम दिखाने का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है WHO। मान लीजिए ये क्या है, WHO है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये लोगों को हम जननी रूप से स्वस्थ कैसे मान सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि ये जितने लोग हैं आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े होना चाहिए, यानी भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो है भावनात्मक द्वेष नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो है आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। फिर व्यवहार, हमारा जो ये लोग हैं इनका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सहज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामाजिक, मतलब ये जो यदि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी जिस समाज में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोशली फिट होना चाहिए। हम पर किसी तरह का सामाजिक दबाव नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बोलेंगे, यानी जनन रूप से स्वस्थ बोलेंगे। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, यदि आप देखोगे कि जनन से रिलेटेड, जनन से संबंधित यदि हम लोगों को जानकारी देखते हैं, तो आज में हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत बड़ा मिथक है, जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा जो है निगेटिव अप्रोच है। लोगों में अलग अलग सी भावनाएं डेवलप विकसित हैं। यदि लोगों को उनके जनन से यानी जनन से संबंधित यदि आप समझाना चाहेंगे तो उनको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज भी बहुत सारे जो है जिसको बोलते हैं अंधविश्वास फैला हुआ है। ठीक है, तो यदि आप देखोगे कि हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम जननी रूप से स्वस्थ कब मान सकते हैं। देखिए, भारत विश्व का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल में, सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के नाम से जनन स्वास्थ्य लक्ष्य बनाना कार्यक्रम को व्यापक परियोजना के साथ साथ प्रारंभ किया। मतलब भारत पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश था जिसने जनन स्वास्थ्य है ना नाम की एक योजना बनाई, जिसका नाम उसने दिया परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग। ये कब लॉन्च किया गया था? 1951 में, सन 1951 में ये जो है क्या किया था, फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत ये क्या तय किए गए लक्ष्यों का अवधि मूल्यांकन भी समय समय पर करवाया।
इसकी व्यापक सफलता को देखते हुए इसे परिवार कल्याण के नाम से, जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसे बाद में जब फैमिली प्लानिंग यानी जब इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट दिखने लगा, लोगों में थोड़ी थोड़ी सी जागरूकता उठने लगी, यानी आने लगी, लोग समझने लगे, तो इसका नाम रख कर यानी बदल कर इसका नाम रखा गया RCH, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH। ठीक है, तो जब हमारा जो भारत है सबसे पहले क्या किया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जो है क्या किया, प्लान लॉन्च किया जिसका नाम रखा फैमिली प्लानिंग। फैमिली क्लब प्लानिंग को जब ये देखा गया तो लोगों ने इसको बहुत ही महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। क्यों? क्योंकि ये एक परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के तहत किया गया। यानी फैमिली प्लानिंग एक ऐसा है कि जैसे आप देखते हो कि आप पहले से फैमिली प्लानिंग कर लेते हो कि कितने बेबी होना चाहिए, है ना, उनकी आगे की एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, ये पूरी चीजें पहले से क्या हो जाती है, मैनेज्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है फैमिली प्लानिंग को क्या किया गया, चेंज किया गया, बदल कर क्या रखा गया, RCH, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी जनन स्वास्थ्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इस कार्यक्रम को हम लोगों तक पहुंचा कैसे सकते हैं। ठीक है, हमने तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसको हम लोगों तक, जगह जगह तक हम कैसे पहुंचाएं। ठीक है, हम लोगों को क्या करें, जागरूक कैसे करें। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए और अधिक से अधिक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक सुविधाएं व प्रोत्साहन भी देती है। इस कार्यक्रम में व्यापकता लाने व प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो परिवार नियोजन है, चाइल्ड हेल्थ केयर है, इसको जो है हर लोगों तक, जगह जगह तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जो है क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। जैसे आप देखते हो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट यानी जो है भारत सरकार द्वारा यदि मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं नसबंदी, है ना, यदि मेल कराता है, नसबंदी कराते हैं तो उसके लिए अलग प्रोत्साहन राशि दी जाती है, फीमेल यदि कराती है तो उसके लिए अलग प्रोत्साहन राशि जो है प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सभी लोगों की सबसे बड़ी हमारे सोसाइटी की, समाज की समस्या है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी विपदा है जो कि अलग अलग परेशानियां उत्पन्न करती है, जैसे स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य से रिलेटेड, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड। आप देखते हो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी लैंड जो स्पेस है वो क्या हो रहा, कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर इन्हीं कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। पहला जो है दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा कार्यक्रम का प्रचार, जैसे दूरदर्शन, टीवियों द्वारा, रेडियो द्वारा आदि प्रचार। जैसे आप देखे होंगे कि रेडियो के थ्रू या सिंगिंग के थ्रू या कि जो है वीडियो के थ्रू जो है लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, अलग अलग प्रोग्रामों के प्रति उनको बताया जाता है। अगला अखबार, पर्चे, पोस्टर, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में मुद्रित सामग्री द्वारा जनन स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। मतलब देखते हो कि पोस्टर लगा रहता है, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया जाता है, आपने देखा होगा जगह जगह में, हॉस्पिटल में या कहीं भी एक है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, टैग है कि जनन यानी जिसको बोलते हैं गर्भ धारण से पहले HIV की जांच अवश्य कराएं। ये चीज तुम्हें हर जगह दिख जाएगी। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि HIV हमारे समाज की, सोसाइटी की एक सबसे बड़ी परेशानी, एक बीमारी बन चुकी है ना, जिसकी सीन होने पर, पता चलने पर उस व्यक्ति को जो है उस सोसाइटी से थोड़ा सा सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि वो कई लोगों में और फैला सकता है। ठीक है, अगला बच्चों की पुस्तकों में इस अध्याय के रूप में शामिल कर प्रचारित करना। आपको पता होगा कि ये कक्षा 8वीं से लेकर यानी 6वीं से 6 में, 8 में, 10th में और 12th में ये जो है जनन स्वास्थ्य जो है पढ़ाया जाता
है ना। क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे हम देखोगे कि आज के डेट में जो है छोटे छोटे जो चाइल्ड है, जो छोटे बच्चे हैं 6 क्लास में, तो थोड़ा सा समझदार होने लगते हैं, उनके अंदर मेंटलिटी जो है डेवलप होने लगती है। तो किसी भी काम को यदि हमें करना है तो छोटे स्तर से हम बड़े स्तर की ओर जाते हैं, तो हमें क्या है, एक हैबिट बनाना पड़ता है ना। डायरेक्टली आप ये सोचो कि हम 100 मीटर की रेस केवल 1 मिनट में पूरी कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है यदि आपने सालों से मेहनत नहीं की हो, है ना। तो ऐसा यहाँ पर है, हमें यदि बड़ा चेंजेस लाना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये स्कूलों में सिखाया जाता है। जनरल स्वास्थ्य जो चैप्टर है, इसको स्कूलों में ऐड किया गया है, आप सभी को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में अपने छोटे भाई बहनों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इससे कई सारी समस्याओं का समाधान है, ठीक है। ये कई सारी परेशानियों का एक तरह से निराकरण होता है। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों का मतलब होता है डांस करके, नाटक करके, कठपुतली द्वारा, मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा इसे शामिल किया। मतलब जो नाटक है उसके द्वारा, कठपुतली द्वारा, डांस करके, है ना, और मनोरंजन के अलग अलग माध्यमों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। अगला, इससे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनजीओस को भी इसमें शामिल किया गया। देखो क्या है कि यानी जिसको बोलते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है हम सभी का साथ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों तक यानी हर घर में हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जो एनजीओस है, सरकारी और गैर सरकारी, यानी प्राइवेट एनजीओस हो या सरकारी यानी गवर्नमेंट एनजीओस हो, सभी जो है इसको हर लोगों तक, हर व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका लाभ क्या है, इससे हानियां क्या है? तो देखो बेटा, यदि कोई भी कार्यक्रम किया जा रहा है तो देखिए टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, उसको सोसाइटी को, समाज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि उस कार्यक्रम से, उसकी वजह से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना और उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है। कैसे? आगे हम देखेंगे। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट, इस कार्यक्रम को निम्नलिखित बातों को लोगों तो सिखाया जाता है, मतलब इसके थ्रू हम लोगों को किस क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं, उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं। पहला, किशोरावस्था में लड़के लड़कियों को शरीर में आने वाले परिवर्तनों के बारे में। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मेल और फीमेल में जो चेंजेस, बॉडी में परिवर्तन आता है, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। यदि आप देखोगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, है ना, उनमें क्या होता है, शारीरिक बदलाव आता है। मतलब यदि आप देखोगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब उसकी उम्र जो है 12 से 14 के बीच में, यानी 12 to 14 के एज में होता है, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन आता है। और ये रासायनिक परिवर्तन क्या आता है? रासायनिक ये परिवर्तन क्या है? हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? स्त्रावित होता है। क्या होता है बेटा? हार्मोन स्त्रावित होता है। और जब ये हार्मोन स्त्रावित होता है तो शरीर में परिवर्तन आता है। शरीर में क्या आता है बेटा? परिवर्तन आता है। शरीर में परिवर्तन क्या आता है? तो ध्यान रखना, मेल हो या फीमेल हो, बॉडी जो है उसकी ग्रो करने लगेगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका ग्रोथ होने लगेगी, वॉइस में चेंजेस आएगा, बिहेवियर में चेंजेस आएगा, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आएगा, इनमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। भावनात्मक जैसे मेंटली जो चेंजेस आता है, ये जो है किसका पार्ट है? हार्मोनल का, ठीक है। तो हमें जो है इन चीजों को, बच्चों को, चाइल्ड को अवेयर करना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब बच्चों को पता नहीं होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे व्यक्तियों से पूछने लगते हैं जिनको वो बिल्कुल जानते नहीं, और वही व्यक्ति जो है उन चीजों का गलत तरीके से यूटिलाइज और उपयोग या अलग भावनाएं
पैदा करने लगते हैं, जिससे कई सारी घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। इस कारण से इसके बारे में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में बच्चों को अवेयर करना और उनको बताना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अगला स्वस्थ, है ना, शिक्षित यौन क्रियाओं को जानकारी देना। यौन शिक्षा, इसमें लोगों को यौन संबंधी गलत अवधारणाओं को बचाना सकता। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों को मानसिक परेशानी से बचाना जा सकता है। मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो, जैसे मैंने बताया 12 to 14 क्या होता है, इसमें ये बहुत ही डेंजरस टाइम चालू हो जाता है। और ये वो डेंजरस टाइम है जहां से आपको देखोगे 12 to 14 चलता है, तो ये लगभग जो है 23 to 25 तक ये जो है एज रहती है। लेकिन इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है बहुत डेंजरस होता है, यानी 12 से लेकर जो 23 का एज होता है बहुत ही क्या होती है, डेंजरस क्यों, खतरनाक, क्योंकि इसमें जो है हार्मोनल लेवल, हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, हार्मोनल सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। इसी में जो है हमारे किसी भी स्टूडेंट के बनने और बिगड़ने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें जब हार्मोनल चेंजेस आता है तो उसके बॉडी में कई सारे भावनात्मक, हमने बताया ना आपको कि भावनात्मक, व्यवहारात्मक, शारीरिक रूप से मन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, शारीरिक तो है, लेकिन व्यवहारात्मक और भावनात्मक जो परिवर्तन है वही जो है स्टूडेंट को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। ठीक है, वही एक ऐसा स्टेप है, वही एक ऐसा नेचर है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट से क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी उसकी ओर अट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया? तो ये होने वाले जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है, इससे बच्चों को और किशोर या किशोरियों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और उनको इसके बारे में समझाना चाहिए। अगला, स्वस्थ शिक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी देना, यानी जो है हेल्दी जो यौन क्रियाएं हैं। हेल्दी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया। मल्टीपल रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ही लोगों से, मल्टीपल लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल लोगों से संबंध रखने पर कौन सी संबंध, यानी यौन संबंध जो होते हैं उसको बोलते हैं यौन संबंध, यानी एक से अधिक लोगों से यौन संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसे यौन रोगों से क्या है ग्रसित है। तो इसलिए इन चीजों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। विवाह की आयु व स्वस्थ जीवन के बीच में संबंध को बताना चाहिए। मतलब जो चाइल्ड है, आज के डेट में आप देखे होंगे कि कई सारे लोग जो है, कई सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरीके से जो है अपना नेचर शो करते हैं। अब विवाह की एज इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले जो है बाल विवाह की प्रथा हमारे सोसाइटी में चलती थी। बाल विवाह की मतलब क्या होता था कि कम उम्र में ब्याह हो जाना, यानी मैरिज हो जाना। लेकिन अब इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो विवाह की मेल और फीमेल की, मेल एंड फीमेल, यानी जिसको बोलते हैं पुरुष और स्त्रियों की, यानी पहले जो थी 18 पुरुष, स्त्री की जो है 18 रखी गई थी और पुरुष की जो है 21 रखी गई थी। लेकिन अब इसको परिवर्तित किया गया है, परिवर्तन के बाद यहाँ पर 21 एंड 23 कर दिया गया है। ठीक है, यानी पहले जो है ये जो है अब क्या हो गई, वैल्यूबल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसको क्या किया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। अब उसको क्या कर दिया गया है, 21 और 18 की जगह में अब क्या कर दिया गया है, 23 और 21 कर दिया गया है। ये नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों किया गया है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। ठीक है, और इसे क्या है, इसलिए क्योंकि इस एज वह एज है जहां पर शारीरिक रूप से जो है मेल और फीमेल क्या होते हैं, फिट होते हैं। यानी यदि आप देखोगे कि ये वह उम्र है जहां पर जो है जनन रूप से, जननीय जिसको बोलते हैं, जनन रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, हेल्दी होते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी कंप्लीटली जो है डेवलप हो चुकी है, मैच्योरेशन की ओर जाता है। इस कंडीशन में जो है मैरिज जो है सुटेबल माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए। अगला क्या है,
जन्म नियंत्रण गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना चाहिए। मतलब जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी क्यों देना चाहिए? जैसे आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आज के डेट में भी कई सारी अंधभक्तियां और अंधविश्वास फैला हुआ है। जैसे हमारे समाज का मानना है, हमारे सराउंडिंग में रहने वाले कई सारे लोगों का मानना है कि हमारे जो कुल का दीपक है वो मेल ही आगे की ओर बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है ना। तो इन्हीं के चीजों में अब देखिए, मान लीजिए कोई यह सोच रहा कि नहीं हमें चाइल्ड, अब क्या होता है कि जनरली मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका एक पहली जो संतान है, जो पहला बेबी है वो फीमेल है, दूसरा भी फीमेल है, तीसरा भी फीमेल, इस तरीके से जो है वो केवल मेल की प्राप्ति के लिए, नेर की यानी बच्चे के जन्म के लिए केवल वो क्या कर रहा है, ये प्रोसेस किया है। अब मान लीजिए सडनली उसमें कई सारे संतान हो गए, उसके बाद लास्ट संतान जो है क्या आया, मेल आया, तो इस तरीके में उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना, है ना, उसका जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाएगी ना। इसीलिए यहां पर क्या किया गया है, जन्म नियंत्रण, अब उसके लिए क्या कर सकता है, बर्थ कंट्रोल मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कोई यदि चाहता है कि नहीं उसको केवल एक ही बेबी चाहिए, एक ही चाइल्ड चाहिए, तो इन मेथड का यूज कर सकता है। कोई एक दो चाहता है तो दो का कर सकता है ना। तो इसलिए इसके बारे में क्या करना चाहिए, ध्यान, मतलब लोगों को अवेयर करना है। अगला क्या है, गर्भवती माताओं के खान पान पर देखभाल की जानकारी देना। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके खान पान के बारे में क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो उनका खुद का शरीर है, एक दूसरा उनकी बॉडी में डेवलप होने वाला एक क्या है, दूसरा बॉडी है जिसको हम बोलते हैं फीटस डेवलप हो रहा है। तो फीटस को, हेल्दी फीटस डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, है ना, तभी तो वो प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा और प्रॉपरली हेल्दी रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, ठीक है, अनहेल्दी हो जाएगा। समझ में आया। फिर अगला क्या है, सुरक्षित जनन हेतु प्रसव के लिए प्रशिक्षित नर्सों के पास जाना या सरकारी अस्पतालों में लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, सोसाइटी में पुरानी परंपराओं के अनुसार यदि आप देखोगे तो कई सारी जो फीमेल है जिनका जो प्रसव है यानी पार्चुरेशन है, बच्चे का जन्म है, घर में ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड जो है किसी परिस्थिति की वजह से यदि वो प्रॉब्लम जो है बड़ी है, समस्या है, तो उसकी उस वजह से मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की भी संभावनाएं होती है। मतलब उस कंडीशन में बच्चे की भी मौत हो सकती है और उसकी माता की भी मौत हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए, यानी मातृ मृत्यु और जो है शिशु मृत्यु से बचने के लिए उनको हमें हॉस्पिटल में लाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि जो प्रसव है वो क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए, जिससे इस तरीके से समस्याओं का समाधान, समस्याओं को फेस ना करना पड़े। ठीक है। अगला, प्रसव के पश्चात बच्चा, जच्चा व बच्चा की देखभाल के बारे में बताना। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो मदर को क्या खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए और मदर को बच्चे को क्या खान पान, जैसे आप बोलते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो लगातार लगभग हर 30 मिनट के अंदर उसको फीडिंग कराना चाहिए, यानी स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है, जिससे उस डेवलपिंग जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जो मदर है उसको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो है खाद्य पदार्थ क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, जिससे उनकी जो बॉडी है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते, मिल्क प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अगला, प्रसव के पश्चात माँ के स्तनपान का महत्व बताना चाहिए। देखिए बच्चे, यदि आप देखोगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पहली बार बोला जाता है कि तुरंत जन्म के कुछ समय बाद वही बोला जाता है स्तनपान कराइए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब बच्चा जन्म हो जाता है तो जन्म के पश्चात सबसे पहला जो मिल्क बनता है वो होता है कोलेस्ट्रम बनता है, और कोलेस्ट्रम में जो होते हैं एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी, बोलते हैं आईजीजी। जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, बच्चे को क्या करता है, एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। और जब वो एंटीबॉडीज उस बच्चे को मिल जाती है तो बाहरी जो फैक्टर है, बाहरी रोगों से लड़ने के लिए उसको एक क्षमता प्रोवाइड हो जाती है, क्षमता मिल जाती है, जिससे उसका शरीर बाहर होने वाले परिवर्तनों से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। इसलिए हमें क्या है, लोगों को या माताओं को क्या करना चाहिए, स्तनपान के बारे में जागरूक करना चाहिए। प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित व सुरक्षित टीकाकरण के बारे में जानकारी। आप सभी को पता है, यदि आपका जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर आपकी 14th एज यानी 14 साल की उम्र में क्या करें हैं, वैक्सीनेशन करें।
टीकाकरण हुआ। टीकाकरण क्यों हुआ है? उसका रीजन है कि जो गंभीर बीमारियां हैं, गंभीर रोग हैं, उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो गंभीर रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता पहले ही दे दी जाती है, किस रूप में? वैक्सीन के रूप में, टीकाकरण के रूप में दी जाती है। अगला क्या है? लड़का व लड़की का सम्मान महत्व बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखोगे कि हमारे सोसाइटी में, जैसे अभी हमने बताया कि हमारे सोसाइटी में अभी भी अंधविश्वास बहुत बड़ा है। ठीक है, लोगों का मानना है कि हमें क्या चाहिए? बच्चा चाहिए, नहीं चाइल्ड चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं? लिंग परीक्षण कराते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं, क्या करते हैं? जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तभी उसका जो है लिंग परीक्षण करा लिया जाता है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करा लिया जाता है। और उसको यदि फीमेल है तो उसको क्या कर दिया जाता है? अबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या कर दिया जाता है? एबॉर्शन करा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो भ्रूण हत्या है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे सोसाइटी में फीमेल की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और मेल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं को रोकने के लिए इसके बारे में लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों का आज के डेट में इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसके बारे में महत्व को बताना चाहिए। अगला क्या है? यौन उत्पीड़न या यौन संबंधी अपराधों के बारे में बताना और उन्हें रोकने का उपाय बताना चाहिए। मतलब आप देखते हो कि हमारे सोसाइटी में अलग तरह से, जिसको बोलते हैं हैरेसमेंट, तो हमारे सोसाइटी में हैरेसमेंट के कई सारे बहुत केसेस आपको सुनने को मिल जाता है। ठीक है, और साथ में और कई सारे अपराधों को देखने को मिल जाता है। अलग अलग आप डेली न्यूज़पेपर जो है इन सूचनाओं से, इन खबरों से जो है भरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो हमें जो है शिक्षित, पहली बात तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए? शिक्षित करके उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए? बताना चाहिए और इसके बारे में उनको जागरूक करना चाहिए, जिससे यौन अपराधों को, यौन संबंधी होने वाले अपराधों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए और उस पे क्या किया जाए? नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, तो ये बेटा है क्या? संबंधित हत्या यानी प्रॉब्लम्स, परेशानी। आगे क्या है? हमारे आसपास, हमारे जो आज हमारे सभ्य समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिससे व्यक्ति जो है अलग अलग टाइप की जो जांचें, जैसे सोनोग्राफी और उद्भिलन, जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, जैसी तकनीकों से भ्रूण का लिंग पता कर कन्या भ्रूण को नष्ट करने जैसे हिंसक कृत्य कर रहे हैं। आप देखते हो कि इन्हीं कारणों की वजह से हमारे सोसाइटी में जो है, हमारे समाज में जो है, एक देखो क्या होता है, पढ़ा लिखा का मतलब ये होता है कि उनमें क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी के साथ साथ उनमें सभी चीजों के क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, मेंटलिटी डेवलप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या बोला गया है? सोनोग्राफी एक जो जांच होती है और क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस, इन दो जांचों के द्वारा क्या किया जाता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका लिंग परीक्षण किया जाता है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किया जाता है। उसके बाद उसको आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर क्या करते हैं? भ्रूण हत्या यानी जिसको बोलते हैं एमटीपी को अंजाम देते हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही जघन्य, जिसको बोलते हैं बहुत ही क्रूर अपराध है, जिससे लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए और इसका हो रहे नेगेटिव इफेक्ट को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अब देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस है क्या। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसको निकाल कर, जैसे डेवलपिंग जो चाइल्ड है ना, तो डेवलपिंग चाइल्ड के सराउंडिंग में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव होता है। उस एमनियोटिक द्रव में जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है ना, और कई सारी सेल्स होती हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम बाय द सिरिंज के थ्रू बाहर निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी में यानी लैब में चेक करते हैं, और जिसके बेसिस में हम ये पता लगा पाते हैं कि उसमें किसी तरह की डिसऑर्डर है या नहीं है, क्या क्या परेशानियां हैं। एक्चुअल में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लोगों की स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ जीवन को प्रदान करने के लिए ये विधि जो है, इसके लिए सरकारी यानी सरकारी रूप से, गवर्नमेंट रूप से इसको परमिशन दिया गया था, लेकिन लोगों ने इसको कुछ अलग ही वे में, अलग ही तरीके से, अलग ही मकसद के लिए उपयोग करने लगे। ठीक है, तो ये है क्या?
विकासशील भ्रूण को एमनियोन गुहा से एमनियोन का द्रव निकालकर उसके परीक्षण करने की क्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी जो विकासशील भ्रूण होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसमें से क्या करना है, फ्लूइड को निकालना है और उसको परीक्षण करने के बाद ही जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, एमनियोसेंटेसिस। उद्देश्य क्या होता है, यानी जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसका मेन एम क्या होता है, उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य भ्रूण में पाई जाने वाली आनुवांशिक असामान्यता, उपापचयी असामान्यता का पता लगाना। ठीक है, मेन उद्देश्य ये था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे जन्म ले लेते हैं जो कि जन्म से ही क्या होते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। आप सभी को पता है कि यदि ऐसी बीमारियों से यदि कोई बच्चा ग्रसित है और उसका बर्थ हो चुका है तो आप जानते हो कि बीमारियों को ठीक करने, पहली बात तो ठीक नहीं होगी और इसमें पूरा सोसाइटी, पूरा घर जो है परेशान हो जाता है ना। तो ऐसे बच्चों का जन्म ना हो, ऐसे जो है चाइल्ड जो है उनका बर्थ ही ना हो, इसके लिए जो है ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था, जिससे हम डेवलपिंग स्टेज में पहले जब स्टार्टिंग के स्टेज में ही उसको क्या किया जाए, यानी डिसकंटिन्यूअस किया जाए, यानी उसको आगे निरंतर ना किया जाए, है ना। उसके लिए ये मेथड जो है प्रारंभ की गई थी, इसके लिए परमिशन दिया गया। लेकिन इसका उपयोग जो है लोगों क्या कर रहे हैं, आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा गर्भ में ही लिंग की पहचान भी की जा सकती है, अर्थात एमनियोसेंटेसिस प्रसव के पूर्व रोगों का निदान की प्रक्रिया है। यानी जन्म के पहले बच्चे को रोगों के निदान की प्रक्रिया को, यानी उसको ठीक किया जा सकता है, इसीलिए इसको प्रारंभ किया गया। लेकिन लोग आज के डेट में इसको अलग वे में यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेवलपिंग फीटस है जिसको हम बोलते हैं शिशु बोलते हैं। ठीक है, ये जो है शिशु जो है डेवलप हो रहा है ना। अब ये क्या है, इसमें से इसके सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, एमनियोटिक द्रव है। एमनियोटिक द्रव है, ठीक है। और ये क्या है, सिरंज है। इस सिरंज के थ्रू क्या किया जाता है, फ्लूइड को निकाला जाता है और इसको लेबोरेटरी में परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। विधि क्या है, इससे सबसे पहले गर्भवती महिला के सोनोग्राफी जांच कर भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके बाद एक पतली सुई द्वारा इंजेक्शन को उदर भाग द्वारा गर्भाशय की गुहा में एमनियोटिक गुहा तक पहुंचाया जाता है। भ्रूण की स्थिति का पता लगाने के बाद इंजेक्शन द्वारा भ्रूण को हानि नहीं पहुंचते और थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव इंजेक्शन से खींच लिया जाता है। इससे भ्रूणी झिल्ली की कोशिकाएं प्रोटीन या एंजाइम आदि पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं और एंजाइम होते हैं। अब इस ड्रिप को सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा क्या किया जाता है, कोशिकाएं नीचे की ओर अपसादित हो जाती है। इसको अभिरंजन कर सूक्ष्मदर्शी या अन्य यंत्रों द्वारा क्या कर दिया, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं का संवर्धन कर उपापचयी असामान्यताओं का पता लगा लिया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको प्रारंभ क्यों किया गया है, तो वो देखते हैं। इसके द्वारा भ्रूण लिंग की पहचान की जाती है, यानी ध्यान रखना, इसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है। ठीक है, इसमें लिंग निर्धारण के लिए बार का है ना, बॉडी जो है, बार बॉडी विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे भ्रूण यानी कोरियोटाइप का अध्ययन कर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि का पता लगाए। मतलब जो भ्रूण डेवलप हो रहा है तो उसमें क्या किया जाता है, कैरियो का जो मतलब होता है जीनोटाइप, और जो होता है जीन का पता लगा के, क्रोमोसोमल का पता लगाकर हम जो है अलग अलग जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको हम पता लगा सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये ऐसे रोग हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, हम इनका पता लगा सकते हैं। अगला, इसमें एंजाइम की असमानता से उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाएं। यानी एंजाइम की असामान्यता का मतलब, जैसे आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ऐसी जो बीमारियां हैं उनका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। हानि क्या है, इस तकनीक का उपयोग अधिकांश लोग भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के लिए करते हैं और पुत्र प्राप्ति की चाह में स्त्री भ्रूण की हत्या करा देते हैं, जिससे लिंग अनुपात में असामान्यता आ जाती है।
ठीक है, इसका हानि सिर्फ यही है कि लोग जो है इसको सही तरीके से ना उपयोग करके इसका दुरुपयोग करते हैं और जो भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखोगे कि इन्हीं कारणों से अब जो है आपको दिख रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन एंड बर्थ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण विधियां। अब जनसंख्या विस्फोट है क्या? तो आप सभी को पता है कि यदि पॉपुलेशन जो है, हमारी जो आबादी है, यदि शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेशन जो है सबसे पहला कारण बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ का। जब लोगों में शिक्षा ही नहीं है, लोगों में आपस में समझने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करेंगे? यानी पॉपुलेशन कैसे रोकेंगे? कहने का मतलब ये है कि यदि लोग अवेयर ही नहीं है, यानी जागरूक ही नहीं है, तो आप उनको जो है समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे यदि मान लीजिए हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो कई सारे जो कुकृत्य जिसको बोलते हैं चल रहे हैं, उनको यदि रोकना है ना, ये क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो कुकृत्य है, अंधविश्वास है, वही कारण है जनसंख्या वृद्धि के। पहला जनसंख्या वृद्धि का पहला जो कारण है बाल विवाह, जिसको बोलते हैं कम उम्र में ब्याह होना। ठीक है, आप देखते हो कि कई कारणों की वजह से जो है कम उम्र में ही मेल और फीमेल, लड़का और लड़कियों के ब्याह हो जाता है ना। अब मान लीजिए किसी भी मेल की उम्र या फीमेल की उम्र मान लीजिए 17-18 है, 16-17 है, यदि उस एज में यदि मैरिज हो गई तो आने वाले कुछ सालों में चाइल्ड जो है डबल हो सकते हैं, 2 हो सकते, 3 भी हो सकते। अब अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, यदि कपल जो है, चाइल्ड जो है पढ़े लिखे, थोड़ा सा एजुकेटेड है, तो हो सकता है क्या कर सकते हैं, उसके प्रति जो एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ वो अपनी मेंटलिटी को यदि यूज करते हैं, हो सकता है वो 1 ही और 2 ही बच्चे करें, लेकिन हो सकता है उनमें ना हो, उनमें भी इसी तरह से मेंटलिटी डेवलप्ड हो कि नहीं, मुझे तो हमारा जो वंश है उसको बढ़ाने के लिए मेल ही आवश्यक है, तो हो सकता है कर सकते हैं, है ना। तो ये कई सारी समस्याएं हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, तो पहला क्या है, एजुकेशन, शिक्षा। तो लोगों को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षित करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके और कई सारे, पहला क्या है, चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध। अब देखोगे कि पहले जो है हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी बहुत ही जो है गिरी हालत कह सकते हो, मतलब बहुत ही कम इक्विपमेंट थी और बहुत ही जो है बहुत ही दयनीय स्थिति थी हमारे यानी जिसको बोलते हैं हेल्थ सेक्टर के। अब जैसे जैसे हेल्थ सेक्टर में सुधार आया, है ना, तो जैसे जैसे लोगों का जो जीवन है वो बढ़ गया। पहले लोग जो है अलग अलग बीमारियों की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से मृत हो जाती थी। उसकी वजह से आज के डेट में जो है हेल्दी यानी स्वास्थ्य की वजह से पॉपुलेशन जो है लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, लाइव करती है, जीवित रहती है, जिससे पुराने लोग जो है तो वो तो है ही है, नए लोग जो है और आ रहे हैं, है ना। जैसे आप देखोगे तो पहला तो यही हो गया कि रोगों की वजह से लोग मर जाते हैं, यानी लोगों की डेथ हो जाती है। दूसरी बात है जब लोगों को प्रॉपर जनन से संबंधित सुविधाएं नहीं मिलती थी, है ना, मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी है और बच्चा होना है यानी प्रसव होना है, तो प्रसव में के दौरान होने वाली जो अनियमितताएं हैं, जिसको कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं जटिलताएं हैं, यदि उसकी वजह से चाइल्ड और जो मदर और चाइल्ड जो है उनकी डेथ हो जाती थी। अब जो है हमारी हेल्थ सेक्टर में सुधार होने की वजह से इनमें बहुत रेयर है जिनमें मृत्यु होती है ना। तो इन्हीं की वजह से जो है ये देखा गया। अब देखोगे कि चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, व्यापक जागरूकता के कारण भारत ही नहीं विश्व के में भी मृत्यु दर में व्यापक कमी आई। मतलब जब सभी जगह में हर सेक्टर में जब थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो लोगों में क्या है, जागरूकता है, जिससे क्या है मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई, यानी डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। अगला, व्यक्तियों के अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आई। अभी हमने बोला कि हेल्थ फैसिलिटी क्या होने पर, अच्छी होने पर क्या हुआ, मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में क्या गई, कमी आई। हमारी जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ा दिया। यही कारण है कि जहां सन 1900 ईस्वी में पूर्व विश्व की जनसंख्या जो है केवल 2 अरब थी, यानी ये देखा गया कि लगभग 1900 में हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 अरब थी।
वही 100 वर्षों अर्थात सन 2002 में, ठीक है, 3 गुना बढ़कर 6 अरब हो गई। ध्यान रखना, यानी आप देखोगे कि 100 सालों में हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, 6 अरब जिसको बोलते हैं, 6 मिलियन हो गए। भारत में अछूता नहीं है। भारत की जनसंख्या जो है 1947 में लगभग 350 मिलियन यानी 35 करोड़ थी, लेकिन 2000 में जब दोबारा जब जनगणना हुई तो लगभग 100 मिलियन यानी 100 करोड़ हो गए। यानी देख रहे हो पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही। पहले 350 मिलियन थी, अब 350 मिलियन से डायरेक्ट जो है 1000 मिलियन की ओर बढ़ गई, से अधिक हो गई। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में हर छठा भारतीय क्या है, यानी व्यक्ति क्या है, भारतीय। मतलब भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे हमारे जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, हमारे जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयासों से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आई। ठीक है, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर जो 91 में 2.1% थी, वही 2001 में लगभग कितना हो गई, 1.7। मतलब जनन दर में यानी जन्म दर में कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो ऐसा है, थोड़ा सा क्या हो गया, डोमिनेशन आया। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत 1000 व्यक्तियों के अनुसार आकी जाती है। इस वृद्धि दर के साथ भी हम 2033 यानी 2033 तक 200 करोड़ हो जाएंगे और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में नंबर 1 पर आ जाएंगे। ध्यान रखना, चीन अभी पॉपुलेशन के मामले में जो चाइना है वो सबसे ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन की जो मामले में देखोगे कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 पर आने वाले। वैसे भी अभी भी माना जाता है कि आ चुके, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट डाटा के अनुसार है, WHO के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 2033 यानी 2033 तक भारत की पॉपुलेशन जो है सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा यानी नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, भारत सरकार के जन्म को कम यानी जन्म दर को कम करने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। ठीक है, यानी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रयास तो कर रही है, लेकिन आपको भी जागरूक होना है, आपको अवेयर होना है। सभी बच्चों को अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही जो है समाज का निर्माण करते हैं और वही देश का निर्माण करते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि चाइल्ड में जब डेवलपमेंट आएगा, चाइल्ड में अवेयरनेस आएगा, तो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने जो कलीग्स है उनको भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और उनको जागरूक करेंगे। ठीक है, तो पहला है परिवार नियोजित कार्यक्रम में हम दो हमारे दो का सिद्धांत जनता में प्रचारित किया है, जिससे शिक्षित जोड़ा ने अपनाया भी। आप देख रहे हैं ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो हम 2 हमारे 2, हम 2 मतलब मदर एंड फादर और 2 ब्रदर एंड सिस्टर, या ब्रदर या सिस्टर होना चाहिए, है ना। तो पहला जो है हम 2 और हमारे 2 को क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयर यानी अडॉप्ट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, बहुत सुंदर सी आपको पिक्चर ये दिख रही है। यहाँ पर देख रहे हैं बाल विवाह की पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। बाल विवाह की पिक्चर मतलब कम उम्र में शादियों से बचना चाहिए, यानी कम उम्र में लड़का या लड़कियों यानी मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष का विवाह नहीं करना चाहिए, यानी इससे बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे सोसाइटी में बड़ा रीजन है। ठीक है, तो कम उम्र में क्या होना चाहिए, मैरिजेबल एज को क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें, लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष व लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की है, जिससे वह विवाह व उससे उत्पन्न समस्याओं को छुटकारा मिले व वैवाहिक जोड़े में मानसिक रूप से भी परिपक्व हो सके। ठीक है, यानी बंधन में जब ही बढ़े जब क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, उसके पहले बंधन में नहीं बनना चाहिए। यही क्या है, आप देख रहे हो हमारी गवर्नमेंट ने 21 और 18 जो है क्या की गई है, निर्धारित। अब ध्यान रखना, जो कि ये पुराना डाटा है, अब यहाँ पर 21 के जगह में जो है 23 हो चुका है और 18 की जगह में क्या हो चुका है, 21 कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस एज में इसलिए क्यों बोला गया है, क्योंकि मेंटलिटी जो है थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है और वो सोसाइटी अपने जो है
घर को, अपने समाज सोसाइटी में क्या है, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। अगला, सरकार ने छोटे परिवार को भी प्रोत्साहन दिया है, यानी गवर्नमेंट ने जो छोटी फैमिली है उसके लिए भी प्रोत्साहन, उसको भी प्रमोट किया है। गर्भ निरोधकों का उपयोग कर जन्म दर कम करने का सबसे अच्छा व आसान से स्वीकार उपाय है। ठीक है, यानी जन्म दर को क्या करना चाहिए, गर्भ निरोधक युक्तियों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखोगे कि ये तो हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो है क्या किए गए, चलाए गए जो है अलग अलग जो है प्रोग्राम्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। देखो आज के डेट में थोड़ा सा यदि हम देखें तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रमोट किया ही है, अलग अलग सेक्टरों के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एनजीओस एंड नॉन एनजीओस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं है? तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं और उसके जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रयास कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट यानी उसको हम स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं? तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो बच्चों, जनन स्वास्थ्य एक ऐसी स्वास्थ्य परिस्थितियां है जिसमें हमें स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए, स्वस्थ सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के लिए हमें जन जन तक, लोगों तक जनन से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्वास्थ्य जानकारियों को पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को आपके सामने लाने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आपको और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा और नया आयाम दें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।